से आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपनी इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने प्रीपोजिशन चैप्टर से लिया गया आज 5वां लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी तक जो 4 क्लासेस आपके पढ़ाए गए हैं प्रीपोजिशन चैप्टर से, उन सब को बच्चे एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया था। इसके टाइप को बताए गए थे कि टोटल प्रीपोजिशन के 4 टाइप हमें पढ़ने हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हमने क्लियर कर दिया है, एक टाइप आपका क्लियर कर दिया था। दूसरा टाइप में बच्चे हमने एंट्री लिया था जिसका नाम था प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन या प्लेस, और उसके हमने आपको लिस्ट बना कर दिया था। इतने सारे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के लिए काम करते हैं, है ना। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था। तो कल पढ़ाया गया था आपको प्रीपोजिशन का टाइप नंबर 2, 4 में से दूसरा टाइप आपका शुरू हो गया था। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन इसका दूसरा टाइप होता है। ये वैसे प्रीपोजिशन होते हैं जो बताते हैं कि कोई अगर घटना घटी है तो वो घटना घटने की जगह कौन सी है, उसका स्थान कौन सा है। तो मेनली किसी काम और जगह के बीच में जो संबंध दिखाता है वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन। ठीक है, जैसे बच्चे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन में हम लोग शॉर्ट में उसको पीओपी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पीओपी आप लोग जानते हैं साइंस की भाषा में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन या प्लेस है। ठीक है, तो इतने सारे जो बच्चे यहाँ पर लिस्टेड किए गए हैं ना, यहाँ देखिएगा, जैसे एट का मतलब में और पर के सेंस में कैसे यूज करते हैं, इन का यूज कैसे करते हैं, ऑन का, ओवर का, यहाँ तक हमने ओवर तक आपको बता दिया था। कैसे कैसे बताया बच्चे, जिन बच्चों को नहीं पता है कि प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, वो इस लिस्ट को देख सकते हैं। ये इतने सारे आप जो प्रीपोजिशन देख रहे हैं ये सब के सब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की गिनती में आते हैं या पोजीशन की गिनती में आते हैं। तो यहां तक हमने एट, इन, ऑन, ओवर का तक हमने क्लियर कर दिया था। कैसे, ऐसे कि एट का यूज या तो हम छोटे मोटे जगह पे करते हैं या फिर हम पब्लिक प्लेस की चर्चा हो रही हो तो वहां पर उसके पहले एट लगाते हैं, है ना। और वही बात अगर इन में बात की जाए तो इन का 2 कॉन्सेप्ट होता है, या तो इनको हम किसी बड़ी जगह के लिए यूज करते हैं या फिर हम वैसे जगह के लिए यूज करते हैं जो चारों तरफ से घिरी हुई होती है। तो उस कॉन्सेप्ट के चलते बच्चे देखिए हमने आपको यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन बना के दिखाया था, है ना, कि इन सब चीजों में हम लोग इन लगाते हैं जो चारों तरफ से या तो घिरी हुई हो या फिर वो बड़ी जगह हो। ठीक है, ऑन का बच्चे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था, ऑन का कॉन्सेप्ट था पर या के ऊपर के हिंदी अर्थ में, है ना। इस ऑन का यूज उस जगह पर करते हैं जब कोई चीज किसी जगह के ऊपर सटा कर रखी हुई हो। कोई चीज एक दूसरे के ऊपर ऐसे सटा के रखी हुई हो तो वहां पर या ऊपर के सेंस में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, ऑन द ब्रिज, ऑन योर हेड, है ना। ये सब के सब क्या है, उसके ऊपर में सटा करके रखा हुआ है। यहाँ आइए, फिर हमने ओवर का यूज समझा था। ओवर का यूज हमें ये बताने आया था कि हिंदी मीनिंग तो सेम होता है ऑन की तरफ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि ओवर का यूज हम उस जगह पर करते हैं जब कोई चीज किसी जगह के ऊपर तो हो लेकिन उसे छू नहीं रही हो। जैसे कि अगर नदी के ऊपर अगर कोई ब्रिज है तो नदी को वो टच नहीं कर रहा है, तो इस सेंस में हम क्या बोलते हैं, अ ब्रिज इज ओवर द रिवर, है ना। नदी के ऊपर पुल है और पुल नदी को टच नहीं कर रहा है। एक मक्खी जो तुम्हारे माथे पर उड़ रही है, मंडरा रही है, तो माथा को छोड़ करके वो टच नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहते हैं, हाँ यहां तक हमने ओवर तक बच्चे आपको यूज समझा दिया था। तो ये डिफरेंस था ऑन में और ओवर में। ऑन में और ओवर में क्या डिफरेंस था, वो ये डिफरेंस था कि ऑन एक दूसरे को टच करते दिखता है और ओवर एक दूसरे के ऊपर होता है लेकिन टच करते हुए नहीं दिखता है। ठीक है, अब हम बच्चे बढ़ते हैं लिस्ट नंबर में आगे। अभी हमारे पास जो लिस्ट है उसका हमने एट, इन, ऑन, ओवर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अब मामला आता है किसका, एबव का, है ना, क्योंकि इसका भी हिंदी मतलब सेम है, पर या के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं एबव वाले वर्ड की। ठीक है, एबव का यूज कहां पर करते हैं, तो बच्चे यहां ध्यान रखिएगा एबव का यूज कैसे करते हैं। तो कहते हैं कोई चीज जो बहुत ऊंचाई पर है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो उस जगह पर, उस जगह के पहले, है ना, उस जगह के पहले हम लोग एबव का यूज करते हैं, एबव लगाते हैं। यहां देखिए एबव लगाते हैं कैसे बच्चे, एग्जांपल देखिएगा। यहां हमने लिखा द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, है ना। ये देखिए क्लाउड्स का मतलब हो गया बादल, और बादल बहुत ऊंचाई पर है। बादल जो जगह है वो बहुत ऊंचाई पर है, जहां पर बहुत ज्यादा हाइटेड प्लेस की चर्चा हो, वो जगह जो बहुत हाइट पर है, बहुत ऊंचाई पर है, अगर उस जगह की बच्चे बात करी जाए तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग वहां पर एबव का यूज करते हैं। इसका हम लोग वहां पर एबव का यूज करते हैं। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स,
जो चिड़िया है वो बादलों के ऊपर उड़ रही है, तो वो जो जगह है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, चलिए तो ये बच्चे देखिए ये हो गया एबव का हो गया यूज। ठीक है, हाँ एबव का देखिए यहाँ पर हमने यूज कर लिया। आइए बच्चे, तो जहां पर आपको लगे कि भैया ये चीज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है तो आप वहां पर एबव का यूज कर सकते हैं। काफी है समझने के लिए। आइए, और इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एबव हो गया। बात करते हैं नियर की, तो नियर का मतलब है नजदीक या समीप या आसपास। तो ये सब देखिए नियर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जब कहीं पर हमें एड्रेस दिखाना होता है, कहीं पर अगर हमें एड्रेस दिखाने की बात हो। नियर का मतलब क्या हो गया, के नजदीक, है ना, या समीप कहते हैं, या इसी को हम लोग आसपास भी कहते हैं, उसके आसपास, उसके आसपास हम लोग कहते हैं। सुनिएगा, नियर, यहां देखिए अगर कोई कहता है, देखिए बच्चे यहां पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल है नियर। नियर का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं होता है। इफ यू आर टेलिंग टू एनीवन योर एड्रेस एंड यू सेड दैट कि माय हाउस इज नियर पीएनबी बैंक, तो आपने इतना कह दिया कि भैया मेरा जो घर है ना वो पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक के बगल में है, मतलब बगल में नहीं मतलब उसके आसपास में है, तो वो बंदा पीएनबी तो पहुंच जाएगा, वो कम से कम उसको एक एरिया तो पता चलेगा कि हाँ पीएनबी के पास उसका घर है। लेकिन पीएनबी के आसपास वो बेचारा कंफ्यूजन में रहेगा कि अब हम कौन सा घर का दरवाजा खटखटाएंगे। तो नियर कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन तय नहीं करता है, एग्जैक्ट जगह को कभी भी शो नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चे याद रहे कि अगर आप किसी को एड्रेस में नियर लिखते हैं ना, तो याद रखिए नियर बोलने के बाद भी आपको उसको फिर से कॉल करना पड़ेगा, चाहे उसको बताना पड़ेगा कि यहां पर आ करके फिर हमको फोन करना है ना, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो नियर का मतलब बस इतना होता है किसी की चीज के नजदीक, समीप या आसपास। मतलब कह सकते हैं कि 100 मीटर के दायरे में कम से कम, जैसे अगर ये एरिया है तो यहाँ पर मान लीजिए अगर पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, और उसका घर आपने बुलाया है ना, मेरा जो घर है ना पीएनबी के आसपास है, तो आपका घर पीएनबी के इस साइड भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। आपने ये नहीं बोला कि मेरा घर पीएनबी के बगल में है, आपने बोला आसपास में है। तो आसपास बोलने का मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं होता है। हाँ इतना होता है कि चलो भैया इस एरिया में पीएनबी बैंक तो एक ही को है, तो भाई इसके आसपास में घर यहाँ भी हो सकता है, कम से कम उसको कुछ चांस तो कि घर मिल जाएगा। अगर वहां पहुंच गए तो बंदा हमको आकर के रिसीव कर लेगा, है ना। तो यहाँ देखिए हमने एग्जांपल लिखा सिंपली कि कहीं पर भी अगर आसपास की चर्चा हो तो वहां पर नियर आएगा, अगर चर्चा आसपास की हो रही है तो। जैसे हमने कहा कि माय हाउस इज डैश, ठीक है, माय हाउस इज डैश, ठीक है, द पीएनबी, ठीक है। अब यहां पर हमने यहां देखिए माय हाउस इज डैश, तो अगर हमको ये सेंस देना है कि मेरा जो घर है वो पीएनबी के नजदीक में है, तभी हम यहां पर नियर का ऑप्शन देंगे ना, अदरवाइज हम क्यों देंगे। अगर हमें मीनिंग ये दिखाना है, ठीक है, कि नजदीक के मीनिंग दे, भाई नियर यूज कर देना है, नियर का हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल। तो जैसा मीनिंग निकालेंगे वैसा हम भाई वर्ड यूज करेंगे प्रीपोजिशन को। ठीक है, यहां देखिए फिर हमने लिखा आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा डैश, ठीक है, द पॉन्ड ऑफ माई विलेज, ठीक है। यहां देखिए बोला, अब यहां पर जो सेंस दे रहा है, सेंस अगर यहां आसपास या समीप या नजदीक का सेंस दे रहा है तभी ना हम यहां पर नियर लगाएंगे। ये सब कुछ बच्चे सेंस पर जा रहा है यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर बिसाइड नहीं लगा देंगे, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हमने कहा कि नियर का यूज जब तब करना होगा जब आपको ऐसा मीनिंग देना होगा, तब यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आई शैल मीट, मैं मिलूंगा कहां पर, द पॉन्ड ऑफ माई विलेज। अगर हम ये सेंस दे रहे हैं कि मैं मिलूंगा मेरे गांव के तालाब के आसपास, तालाब के किनारे, तालाब के आसपास की चर्चा किया, तो तालाब के आसपास की चर्चा हमने यहाँ पर नियर लगा दिया। बस इसका बच्चे एक वर्ड मीनिंग के तौर पे यूज होता है कि बस किसी जगह की बात करने आता है तो उसके आसपास की बात करता है, बस इतना ही इसका सेंस है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये रहा कि हमने नियर को सीख लिया। ठीक है, याद रखना बच्चे नियर एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं बताता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड लिखा हुआ है, अगला आपका क्या है, बिहाइंड है। नेक्स्ट बच्चे क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड का सेंस क्या होता है, तो देखिए बिहाइंड का सिंपल सा एक मीनिंग है के पीछे। अब दुनिया में किसी भी चीज के पीछे की बात करें तो वहां बिहाइंड अपने आप चलाएगा। दरवाजे के पीछे, खिड़की के पीछे, घर के पीछे, है ना, तालाब के पीछे, बैंक के पीछे, तुम्हारे पीछे, किसी के पीछे की बात करें तो बस बिहाइंड लगा देना है। क्या करना है, बिहाइंड लगा देना है। बस किसी चीज के पीछे है तो बस वहां पर बिहाइंड है ना। किसी भी चीज के अगर वो पीछे की बात कर रहा है तो वो समझिए कि बिहाइंड का यूज हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए,
हमें जैसा सेंस लगाएंगे हम वैसा वर्ड यूज करेंगे। यहां जैसे हमने कहा कि शी वॉज सिटिंग, शी वॉज सिटिंग डैश, सिटिंग डैश द टेबल। अब ये बताइए, कोई अगर बैठा हुआ है, किसी का बैठने की बात कर रहा है, किसी के बैठने की बात कर रहा है, कह रहा है कि वो बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी? आप तो ये भी कह सकते हैं कि टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। आप तो बोलने को ये भी कह सकते हैं, तो अपने मन से आप यहाँ पर तो ऑन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी लगाने की आप लगा सकते हैं। जैसा मीनिंग निकालिए वैसा प्रीपोजिशन लगाइए, फ्री है एकदम आप यहाँ पर यूज करने में, है ना। तो शी वॉज सिटिंग डैश द टेबल, तो आपका मन किया आपने ऑन लगा दिया। लेकिन मान लीजिए आपको ये मीनिंग निकालना हो कि वो टेबल के पीछे बैठी हुई थी, पीछे का सेंस दीजिएगा ना, तब ना आप बिहाइंड लगाइएगा। ये बस बच्चा सेंस पे काम कर रहा है, जैसा सेंस निकालिएगा वैसा प्रीपोजिशन लगाइएगा, है ना। यहां पर हम सेंस निकाल रहे हैं पीछे का, तो हमने बिहाइंड यूज किया। यहां देखिए, ही वॉज हिडन, है ना, ही वॉज हिडन, उसको छुपा दिया गया था। कहां? तो डैश द डोर, डैश द डोर। अब बताइए, कहीं पर अगर मान लीजिए छिपने की बात हो, कोई चीज को छिपाते कैसे हैं? किसी चीज को छिपाते कैसे हैं? किसी भी चीज के पीछे ही तो छिपाया जाता है ना। तो दरवाजा के पीछे कोई छुपता है ना, कुर्सी के पीछे छिप गया, टेबल के पीछे छिप गया। छुपने की बात तो हमेशा पीछे के सेंस में होता है। तो इस सेंस में देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बिहाइंड ही यूज किया जाएगा। बस इतना ही सेंस है कि उसको छिपा दिया गया था दरवाजा के पीछे, तो जहां पर के पीछे का सेंस आएगा वहां बिहाइंड लगा देंगे हम, है ना। चलिए आप बच्चे बस यहाँ देखिए, मीनिंग याद करते चलना है कि हाँ बिहाइंड का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो भाई किसी चीज के पीछे होने का दावा करता है, बस इतना ही, है ना। बिहाइंड हो गया। अब क्या बच गया बाबू? बिहाइंड के बाद आता है इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट टू। दोनों का देखिए सेम मीनिंग है। देखिए, इन फ्रंट ऑफ चाहे अपोजिट टू, इन दोनों का सेम मीनिंग है, के सामने या ठीक सामने। दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। दोनों को हम लोग यहाँ पर एक साथ सीखेंगे। इन फ्रंट ऑफ बोले हम, चाहे ऑपोजिट टू बोले, मीनिंग दोनों का सेम है। क्या मीनिंग है? के सामने, है ना। बिहाइंड का मतलब किसी चीज के पीछे, और ये कह रहा है किसी चीज के सामने, जो है एकदम सामने, ठीक सामने, आड़ा तिरछा नहीं, एकदम ठीक सामने की बात करता है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, या फिर ऑपोजिट टू, दोनों का सेम सेंस है ना। यहां जैसे देखिए, यहां हमने कहा कि हर हाउस इज डैश, ठीक है, हर हाउस इज डैश द टेम्पल। जैसे हमने कहा यहां सेंस निकाल के दे रहे हैं। यहां पर हमने सेंस निकाला कि उसका जो घर है वो मंदिर के आसपास में है, मंदिर के नजदीक में है, तब बताइए आप यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाइएगा। अगर आपने सेंस निकाला कि आसपास है, नजदीक में है, तब तो आपका मन करेगा क्या लगाने का? आपका मन करेगा नियर लगाने का। हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो सेंस पे काम करता है यहाँ पर। लेकिन आपका मन किया कि नहीं, उसका जो घर है ना मंदिर के पीछे है, तो आपने यहाँ पर बिहाइंड लगा दिया। कोई गलती नहीं है, ये भी सही बात है, जैसा सेंस निकाले वैसा प्रीपोजिशन लगा दिए। बट अगर हम अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सेंस दे रहे हैं किस चीज का, के सामने का, तब तो हम बिहाइंड यूज नहीं करेंगे, तब तो हम फिर, है ना, हम बिहाइंड नहीं लगाएंगे, हम नियर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ। क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ, या लगाएंगे ऑपोजिट टू। क्या लगाएंगे? ऑपोजिट टू। देखिए सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का मीनिंग सेम है। डिफरेंस ये है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि दोनों में प्रीपोजिशन देखिए एक अलग से साथ में आता है, देखिए टू, और यहाँ ऑफ और इन है, इसको ध्यान में रखा जाता है। ऐसा ना हो कि ऑपोजिट के साथ इन लगा दे, ऑपोजिट इन या ऑपोजिट बाय, ऐसे नहीं। जो वर्ड बच्चे आपके सामने फिक्स्ड है, ऑपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर के सामने का सेंस लगाया, तो हमने इन फ्रंट ऑफ लिखा, चाहे ऑपोजिट टू लिखा हमने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और सेंटेंस देखिए, जैसे हमने लिखा कि he was standing dash the judge, वो जज के डैश खड़ा था। तो कहां खड़ा था? तो कुछ जगह पर देखिए अपना कॉमन सेंस काम करता है, कुछ जगह पर अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जैसे कि जज है, तो कोई जज के पीछे खड़ा रहेगा जी? देखें कभी, जज अगर सामने बैठा हुआ है तो सब तो उसके सामने ना खड़ा होता है। कुछ जगह पर कॉमन सेंस वाली बात होती है, और इसी कॉमन सेंस लगाने के लिए ना बिहार बोर्ड फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ वाला देखिए, ये तो देखिए बैठ सकता है कहाँ पर? टेबल के ऊपर भी बैठ सकता है, आप यहाँ पर ऑन लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर छुपने की बात करें कहीं पर अगर, तो कोई छुपता कहाँ पर है? किसी चीज के पीछे ही। तो अगर यहाँ पर आप लगा दीजिएगा आप इन फ्रंट ऑफ, तो सही रहेगा जी? नहीं रहेगा ना। कोई किसी के सामने थोड़ी छिपता है, कोई तो किसी के पीछे ना जाके छुपता है। तो देखिए कॉमन सेंस वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, कॉमन सेंस वाला, जहां पर लगता है कि नहीं यहाँ पर बिहाइंड ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए।
वैसे ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि वो खड़ा था कहाँ, तो कहता है कि जज के, तो जज के पीछे खड़ा होगा कोई, कि कोई भी जज के सामने खड़ा होगा, है ना। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, किसका, इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, है ना। तो ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द जज, ऐसे कि वो जज के सामने खड़ा था। अच्छा एक और बात जानते हैं, एक और बात ऐसा है, के सामने का एक और अंग्रेजी होता है, के सामने का एक और अंग्रेजी होता है, के सामने, इसका एक और अंग्रेजी होता है बच्चे, इसको हम लोग बिफोर भी कहते हैं, पता है। बिफोर का मतलब भी किसी के सामने होता है, तो अगर हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ ना लिख के अगर हम यहाँ बिफोर लिखे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द जज, वो जज के सामने खड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस बात को भी याद रख सकते हैं, क्लियर है। चलिए एक और देखिए, हमने यहाँ पर लिखा एक और एग्जाम्पल कि माई इंस्टीट्यूट, है ना, माई इंस्टीट्यूट इज डैश द पोस्ट ऑफिस, डैश द पोस्ट ऑफिस, ओके। अब इस बात को देखिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ हमने कहा कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है ना वो पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने है। अगर हम ठीक सामने की बात करें तो वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं या फिर हम ऑपोजिट टू का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है ये बिफोर का मतलब जो के सामने होता है ना वो हम लोग लगभग पता है कहाँ लगाते हैं, जब कोई जीवित इंसान हो, जब कोई जीवित वहां पर इंसान की बात कर रहा है ना तो वहां पर हम लोग के सामने का अंग्रेजी बिफोर लिखते हैं। और अगर हम किसी नॉन लिविंग मतलब कि निर्जीव चीज के आगे या सामने की बात करें तो वहां पर ऑपोजिट टू और इन फ्रंट ऑफ का भी आता है, ठीक है। वैसे इन फ्रंट ऑफ का यूज दोनों साइड में होता है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। लेकिन ऑपोजिट टू जो होता है बच्चे ना, जो ऑपोजिट टू होता है उसका यूज अक्सर एड्रेस बताने में किया जाता है कि मेरा घर मंदिर के ठीक सामने तो अपोजिट टू द टेम्पल, मेरा घर बैंक के ठीक सामने तो अपोजिट टू द बैंक, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी जीवित इंसान के पहले आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं और आप बिफोर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग होता है उसके आगे हम लोग ज्यादातर अपोजिट टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये देखिए हो गया के सामने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर, ये हो गया के सामने का। अब आइए कुछ और चर्चा करते हैं। अब लिस्ट में और कौन कौन हो गया जी, ये तो कि बिहाइंड हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, अपोजिट टू हो गया। अच्छा अब आया अंडर और बिलो। ये अंडर और बिलो का मतलब क्या है, के नीचे या कम, है ना, के नीचे या कम मतलब से कम, ये कह रहा है। अंडर और बिलो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अंडर, है ना, और ये है क्या, बिलो, बिलो जिसका मतलब होता है के नीचे, किसी चीज के नीचे या किसी चीज से कम की अगर बात करें ना तो वहां पर अंडर भी आता है और बिलो भी आता है। कैसे यूज करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए किसी चीज के नीचे, यहां पर आपको हम एग्जांपल देते हैं, यहां देखिए आप एग्जांपल को समझ जाइएगा। द कैट इज डैश द टेबल, डैश द टेबल। अब देखिए जो बिल्ली है वो टेबल के कहां पे होगा, तो आप कहेंगे सर टेबल के ऊपर में होगा, टेबल के ऊपर में होगा। तो आप यहां पर अगर ऊपर का सेंस दीजिएगा तब तो आप यहां पर फ्री हैं, आप तो यहां पर ऑन भी लगा सकते हैं, है ना। आप अगर कहेगा कि टेबल के पीछे है तो आप तो यहां पर बिहाइंड भी लगा दीजिएगा। आप कहेगा कि टेबल के सामने है तो आप इन फ्रंट ऑफ भी लगा दीजिएगा। लेकिन अगर हम सेंस निकाल रहे हैं कि किसी चीज के नीचे है तब तो हम ऑन नहीं लगाएंगे, तब तो हम किसका यूज करेंगे बच्चे, तब हम यहां पर अंडर का यूज करेंगे। किसका, अंडर का। जैसे अगर ये टेबल है तो इसके नीचे में ये बिल्ली है ना, तो टेबल के नीचे देखिए अच्छा खासा स्पेस है, मतलब टेबल ऐसे है और उसके बिल्ली उसके नीचे है। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्ली टेबल को टच कर रहा है, नीचे में है लेकिन वो उसमें सटा हुआ नहीं है, वो टेबल के नीचे है, ठीक है। तो उस सेंस हम लोग अंडर का यूज करते हैं, अंडर का हम लोग यूज करते हैं। इसी अंडर का देखिए हम लोग यूज करते हैं से कम। जैसे हमने कहा कि उसकी एज 18 साल से कम है, उसकी जो एज है ना या फिर वो 18 साल से कम है ये कह रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे शी इज, है ना, शी इज डैश 18, है ना, ऐसे। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, यहां भी हम अंडर का यूज करेंगे। इसका अंडर का यूज करेंगे। देखिए शी इज अंडर 18, वो 18 साल से कम की है। तो देखिए अंडर का हमने दो हिंदी मीनिंग निकाला, के नीचे भी निकाला कि वो बिल्ली टेबल के नीचे है तो भी हमने अंडर लिखा, और हमने लिखा कि वो 18 साल से कम है, से कम है, तो देखिए हमने यहां भी अंडर लिखा, कोई बात नहीं है ना। और एग्जांपल देखिए बच्चे, ये तो अंडर का एग्जांपल हो गया कि हम चाहे तो कोई 3D ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि टेबल हो गया, वो जो चारों साइड से दिखता है उसको 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं, थर्ड डायमेंशनल कहते हैं उसको, है ना। तो ये जो 3D ऑब्जेक्ट होता है जो सामने से चारों तरफ से हम उसको देख सकते हैं, जैसे कि सोफा हो गया, पलंग हो गया, टेबल हो गया, है ना, वो अगर उसके नीचे की बात करें तो आप वहां पर जो 3D ऑब्जेक्ट जिसको आप चारों साइड से देख सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग उसके नीचे की जब बात करें तो वहां पर अंडर का यूज कीजिएगा। जैसे
है ना, यहाँ से क्या कह सकते हैं, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे, पलंग के नीचे, आप इसको ऐसे कह सकते हैं ना, तो वहां पर आप अंडर लगा सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई एक ऐसा आप बोले कि से कम है ना, एज में कम है, नंबर में कम है, तो किसी भी चीज में अगर कम है तो उसको हम अंडर लगा सकते हैं। ये अंडर का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए बच्चे, बिलो का एग्जाम्पल देखिएगा, बिलो वाला एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर डोंट राइट, डोंट राइट एनी लाइन, डोंट राइट एनी लाइन, एक भी लाइन, कोई भी लाइन ना लिखें, डोंट राइट एनी लाइन, ठीक है, डैश डैश दिस, क्या कह सकते हैं, डैश दिस मार्क, है ना, मतलब मान लीजिए कॉपी है, कॉपी का एक पेज है और यहाँ पर कोई मार्क लगा हुआ है, कोई निशान लगा हुआ है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि इस मार्क, इस निशान से नीचे कुछ भी ना लिखें, इस निशान से नीचे कुछ ना लिखें। हम लोग एग्जाम में बैठे होते हैं ना, हमारे पास जो एग्जाम में जो कॉपी मिलता है उसमें कहीं कहीं पर लिखा होता है ना कि देखिए जहां पर कुछ लिखा हो, पहले से ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट हो, उसके नीचे नहीं लिखना है, ऐसा होता है ना, लिखा होता है। तो वही कहता है डोंट राइट एनी लाइन, एक भी लाइन ना लिखे, किसके नीचे, तो इस निशान के नीचे, मतलब इस निशान से नीचे एक भी लाइन ना लिखे। तो यहाँ पर के नीचे का जो अर्थ आएगा तो हम क्या लिखें, तो हम इस सेंस में यहाँ पर बिलो का यूज करते हैं। डोंट राइट एनी लाइन बिलो दिस मार्क, बिलो दिस मार्क मतलब इस मार्क, इस निशान से नीचे, के नीचे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, बिलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिलो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए के नीचे का अर्थ हमने क्या लगा दिया, बिलो लगा दिया, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, फिर हमने एक लाइन लिखा कि माय मार्क्स आर, ठीक है, डैश, माय मार्क्स आर डैश योर्स। अब देखिए यहां पर अगर हमें सेंस देना है से कम, से कम, कि मेरा जो अंक है ना वो तुमसे कम है, तुम्हारे से कम है, तो माय मार्क्स आर, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बिलो कहेंगे। माय मार्क्स आर बिलो योर्स, माय मार्क्स आर अंडर योर्स नहीं कहेंगे, बल्कि माय मार्क्स आर बिलो योर्स कहेंगे। तो मेरे लिए बच्चे याद रखें, फिर से समझाते हैं आपको हम, जब कोई 3D ऑब्जेक्ट जो इसको हम चारों साइड से देख सकते हैं, ठीक है, अगर उस जगह के नीचे की बात करें तो वहां पर अंडर का यूज करेंगे, जैसे कि टेबल, कुर्सी, है ना, पलंग, ये सब की चर्चा हो, ठीक है। अगर कहीं पर एज में चाहे कोई नंबर में अगर बोले कि भाई वो कम है ना, तो हम लोग वहां पर अंडर का यूज कर सकते हैं, अंडर 18 है, स्पेशली हम लोग ज्यादातर एज में इसका यूज करते हैं। जब एज की बात होती है तो वहां पर से कम का सेंस देना हो तो हम वहां पर अंडर का यूज करते हैं। अगर कोई नोटबुक पर, पेज पर, स्पेशली कोई पेज पर, बुक पर, समझ गए, वहां पर अगर नीचे की बात करें तो वहां पर हम लोग बिलो की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर कोई मार्क्स की बात करे, वहां पर उससे कम कहे तो हम वहां पर बिलो की चर्चा करेंगे। तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। अंडर बिलो के बाद में अब क्या आएगा, अंडर बिलो हो गया। अच्छा एक और है, एक और है जिसका नाम है बीनीथ। अच्छा बीनीथ का यूज कब करेंगे, इसका भी मतलब क्या है, के नीचे, हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, के नीचे, इसका मतलब से कम नहीं है, इसका एक ही मीनिंग है, के नीचे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बीनीथ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए बच्चे, बीनीथ का मतलब है के नीचे, बीनीथ का मतलब क्या है, के नीचे। और इसका लगभग सेंस में यूज पता है क्या होता है, जैसे किसी चीज के नीचे है ना, के नीचे है लेकिन सटा हुआ है, क्या है, सटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक बंदा है ना जो सोया हुआ है, एक बंदा जो सोया हुआ है, तो वो अपने ऊपर एक कंबल ताने हुए है, अपने ऊपर कोई चादर ऐसे ओढ़ लिया है। मान लीजिए कोई बंदा सोया हुआ है और वो चादर ओढ़ के सोया हुआ है, कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर कंबल ओढ़ के सो गया है। तो अगर हम यहाँ पर सेंस देंगे कि वो जो बंदा है ना, ही इज, ठीक है, ही इज स्लीपिंग, या फिर ही इज, ठीक है, ही इज डैश द ब्लैंकेट, डैश द ब्लैंकेट। अब देखिए कोई भी ब्लैंकेट, कंबल हो, चादर हो, शीट हो, तो जब भी उसको ओढ़ेगा तो ऐसे हवा में तो नहीं रखे रहेगा ना, उसको हवा में रखे ऐसे नहीं सोया रहेगा, है ना, उसको अपने ऊपर बदन में सटा के ओढ़ा रहेगा। तो जब किसी चीज के नीचे है लेकिन वो सटा हुआ है, जब बिल्ली टेबल के नीचे थी तो बिल्ली टेबल में सटी हुई नहीं थी, टेबल अच्छा खासा ऊपर था, उसके नीचे बिल्ली थी, आराम से घुस के बैठी हुई थी, है ना, क्योंकि टेबल कुर्सी के नीचे अच्छा खासा स्पेस रहता है। और वहां पर नीचे की बात करें तो वहां अंडर का यूज करते हैं। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट आपके ऊपर सट गया है, वो सट गया है, वो दो चीज आपस में सट गई हैं और वो चीज उसके नीचे है, तब हम उस सेंस में यहाँ पर बीनीथ का यूज करते हैं। इसका हम लोग बीनीथ का यूज करते हैं इस सेंस में। तो कहेंगे ही इज बीनीथ द ब्लैंकेट, ही इज बीनीथ द ब्लैंकेट, उसको हम कहेंगे।
बस इसका बच्चे यही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो अंडर में और बीनीथ में इसका बस यही डिफरेंस है। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, बाकी इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे। बोलते बोलते गला खराब हो गया। आगे सुनिएगा, एक बच्चे आपका वर्ड है बिसाइड। देख सुनिएगा, बिसाइड का मतलब क्या है? बगल में। क्या मतलब है? बिसाइड का मतलब है बगल में। तो बगल में का मतलब क्या होता है? अगर कोई कहता है कि मेरे बगल में बैठा हुआ है, मेरे बगल में खड़ा है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम? सुनिएगा ध्यान से। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। तो बगल में का मतलब क्या हो गया? तो बगल में का मतलब यही निकलेगा ना, इसका कॉन्सेप्ट यही निकलेगा, चाहे बाएं या दाएं, इसकी ही चर्चा। बगल में का बोलने का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, क्योंकि बगल हमारा इधर भी होता है, बगल हमारा इधर भी होता है ना। तो वो लेफ्ट की बात भी कर सकता है, हो सकता है वो राइट की बात करे। जैसे अगर आपने कहा कि वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो उसको क्या पता कि आपके बाएं साइड बैठा हुआ था कि वो दाएं साइड बैठा हुआ था। तो एग्जैक्ट यहां भी पता नहीं चलता है जगह पोजीशन का, ठीक है। तो बच्चे बगल से भी क्या होता है, हाँ इतना पता चल जाता है कि या तो बाएं है या तो दाएं की बात कर रहा है, बस दो ही जगह की। और बगल में का मतलब होता है चाहे बाएं या हो चाहे दाएं हो, लेकिन सटी हुई हो। क्या हो? लेकिन सटा हुआ हो, ठीक है। क्या होता है? वो सटा हुआ होता है। बाएं रहे चाहे दाएं रहे, उसके बगल में का मतलब बगल में, मतलब सटा हुआ होता है, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर आप सेंस दे रहे हैं बगल का, आपने किसी को एड्रेस दिया ना, आपने किसी को एड्रेस दिया कि मेरा जो घर है ना, माई हाउस इज डैश द बैंक, ठीक है, डैश द बैंक। अगर आपने ये कहा और सेंस आपने दिया कि मेरा जो घर है ना वो बगल में है, किसके बगल में है? तो बैंक के बगल में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये बैंक है, अगर ये बैंक है तो आपका घर जो है ना इसके बगल में या तो इस साइड में है या तो भैया वो इस साइड में है, ठीक है। मतलब सटा हुआ है, बैंक से सटा हुआ है, चाहे वो बायां हो सकता है चाहे दायां हो सकता है। तो ये बताने पर पता है क्या होता है, बंदा 99% बिल्कुल एड्रेस पर पहुंच जाता है। अगर आपने कहा कि मेरा जो घर है ना वो बैंक के बगल में है, तो सीधे बंदा वो बैंक पहुंचेगा और उसको बस कितना मेहनत करना पड़ेगा, इधर का घंटी बजाना पड़ेगा चाहे इधर का घंटी बजाना पड़ेगा। जो बैंक के बगल में, तो बगल में जो घर सटा हुआ है उसमें ही घंटी बजाएगा, ज्यादा परेशान नहीं होगा। इसमें बजाएगा, नहीं निकला तो इसमें बजाएगा, बस दो जगह पे, या तो बाएं चाहे दाएं, है ना। तो ये बच्चे इसका कॉन्सेप्ट है, बगल में का मतलब बगल में, या तो दाया या तो बाया, लेकिन सटा हुआ। तो माई हाउस इज बिसाइड द बैंक, अगर आप बगल में का मीनिंग देते हैं तो, है ना। अब यहाँ पर यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो जैसा मीनिंग निकालिए वैसा प्रीपोजिशन लगाइए। अगर आपको कहना है कि मेरा घर बैंक के पीछे है तो बिहाइंड, मेरा घर बैंक के सामने है तो ऑपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ, मेरा घर बैंक के आसपास में है तो नियर द बैंक, मेरा घर बैंक के बगल में है तो बिसाइड। क्या है? बिसाइड, ठीक है बच्चे याद रखिएगा। इसका स्पेलिंग बिसाइड है, हालांकि एक और वर्ड होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स नाम का भी एक वर्ड है इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ चाहे के अलावा, ठीक है बच्चे। ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ओके। यहाँ आपको याद रखना कि बिसाइड नाम का एक वर्ड, इसका मतलब होता है बगल में। अब जहां बगल में है, जैसे हमने कहा कि कम कम एंड सिट, आओ और बैठो डैश मी। अगर हम सेंस देंगे कि आओ मेरे बगल में आके बैठो, आओ और आकर के बैठ जाओ मेरे बगल में, तो बगल में का मतलब या तो बाएं या तो दाएं की बात कर रहा है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? बिसाइड लगा देंगे, देखिए, है ना। बस बच्चे वर्ड मीनिंग के तौर पे बस को यूज कर लेना है। बगल में का अंग्रेजी क्या होता है? बिसाइड होता है, बस को यूज करना है। डिसाइड हो गया। देखिए अब आइए, देखिए जो ज्यादातर यूज होते हैं प्रीपोजिशन में, बिटवीन और एमंग, ये दोनों भाई साहब क्या है? दोनों का सेम मतलब है, के बीच में, के बीच में। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चे सुनिएगा, डिफरेंस क्या है इसका? बिटवीन और एमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में, के बीच में। सिमिलैरिटी है, समानता क्या है कि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चे बिल्कुल अलग है। कॉन्सेप्ट क्या है? बिटवीन का यूज हम क्यों करते हैं? अब करते हैं। बिटवीन का यूज सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में के लिए होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है एमंग के बारे में कि एमंग का यूज दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में के लिए होता है, ठीक है। यहां देखिए बच्चे,
तो एमंग का यूज, दोनों में क्या डिफरेंस देखिए। बिटवीन का हम यूज करेंगे दो व्यक्ति चाहे दो वस्तु के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में चाहे दो वस्तु के बीच में। लेकिन एमंग का यूज करेंगे हम सिंपली दो से ज्यादा के बीच में, चाहे वो इंसान हो चाहे वो वस्तु हो। यहां पर इस सेंस में एमंग आएगा, इस सेंस में बिटवीन आएगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या देखिए बच्चे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। हमने कहा द मैच इज हैपनिंग, द मैच इज हैपनिंग डैश इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, द मैच इज हैपनिंग डैश इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आप क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे कि एमंग लगाएंगे, आप समझिए। अब एक और एग्जांपल देते हैं। यहां हमने लिखा यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, you have to distribute the sweets as 10 people। ठीक है बच्चे, बताइए किसमें आप बिटवीन लगाएं, किसमें आप एमंग का यूज करेंगे, बताइए। नंबर 1 की नंबर 2, किसमें किसमें आप बिटवीन लगाएंगे, किसमें आप एमंग लगाएंगे, बताइएगा। तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश 10 पीपल, है ना। देखिए द मैच इज हैपनिंग, मैच हो रहा है किसके बीच में, आखिर मैच होगा तो किसी ना किसी के बीच में होगा। तो मैच किसके बीच में बोला, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एक दूसरा, मतलब दो ही जन यहां पर है। तो जब सिर्फ दो के बीच की बात करें, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, है ना, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे बिटवीन। जब तक साफ साफ दो नहीं दिखे, जब तक साफ साफ दो आपको ना लगे, तब तक बिटवीन नहीं लगाना है। जब साफ साफ पता चले, साफ साफ पता चलना जरूरी है कि अगर साफ साफ पता चल गया कि दो के बीच की बात है तो बिटवीन लगाई। जैसे बिटवीन यू एंड मी, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, दिस मैटर शुड बी बिटवीन यू एंड मी, है ना। लेकिन अगर कह रहा है कि देखिए यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, तुम्हें बांटना होगा मिठाइयों को, किसके बीच में, तो बोला 10 लोगों के बीच में। तो दो से ज्यादा जैसी हुआ, चाहे 3 हो जाए, 300 करोड़ क्यों ना हो जाए, आपको वहां पर बच्चे एमंग का ही यूज करना है। इसका एमंग का यूज करना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चे बस यही फर्क है बिटवीन में और एमंग में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब तक देखिए साफ साफ नहीं पता चलेगा तब तक आपको बिटवीन का यूज नहीं करना होता। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब बताएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज क्या देखिए, द स्पीच was given, the speech was given dash the people। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिटवीन होगा या एमंग होगा, ध्यान से देखिएगा, बिटवीन होगा कि एमंग होगा, क्या कहना चाहिएगा। द स्पीच वॉज गिवन, भाषण दिया गया था लोगों के बीच। अब यहाँ के बीच का अर्थ निकालना, और दो हमारे पास वर्ड है, बिटवीन भी है और एमंग भी है, बताइए क्या होना चाहिए। हम अच्छे से बताइए, हम ध्यान से देखिए बताइएगा, बिटवीन होगा कि एमंग होगा। बिटवीन का मतलब जब तक दो की बात साफ साफ ना पता चले, जब तक दो साफ साफ ना पता चले तब तक बिटवीन का यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि भाषण दिया गया था किसके बीच में, तो लोगों के बीच में। क्या बोला, लोगों। अब ये बताइए, लोगों बोलने से पता चला कितना लोग, ये पता चला कि दो लोग की बात किया, ये पता चला नहीं, पता चला है ना। लोगों का मतलब भैया ढेर सारे लोग हो गए। जब तक दो साफ साफ नहीं पता चले तब तक हम बिटवीन नहीं लगाएंगे। यहां देखिए क्या लग जाएगा, एमंग लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ये से बच्चे आपको याद रखना है कि बिटवीन और एमंग में क्या डिफरेंस है। अब यहां देखिए कह रहा है कि द सीक्रेट इज डैश यू एंड मी। अब बताइए यहां पर क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए कि एमंग होना चाहिए, बताइए बच्चे। इसमें बिटवीन होगा कि एमंग होगा। जब सिर्फ दो की बात करें, दो की बात, तो बिटवीन, दो से ज्यादा, चाहे 3 चाहे 300 करोड़ क्यों ना हो जाए, आपको वहां पर क्या लगाना है, एमंग का यूज करना है। अब बताइए क्या होगा यहां पर, कहा कि 10 सीक्रेट, ये जो रहस्य है वो किसके बीच में है, तो तुम्हारे और मेरे बीच में है। तो कितना लोग, यू एंड मी। देखिए एक और आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या है।
जब बिटवीन आता है बच्चे ना, जब बिटवीन आता है तो एंड देखिएगा जरूर से आएगा। जब बिटवीन आता है तो एंड जरूर लेके आएगा, क्योंकि सिर्फ दो ही की तो बात करता है ना। जब दो की बात होगी तो बीच में तो एंड आएगा ही आएगा, एंड आना ही तय वहां पर है ना। तो ये आपका देखिए शॉर्टकट ट्रिक हो गया कि अगर किसी चीज के बीच की बात करें, अगर वहां पर एंड है तो एंड का मतलब और कब बोलते हैं, जब दो की चर्चा होती है तो दो का मतलब यहाँ बिटवीन, देखिए ऐसे ही पता चल गया। तो आप शॉर्ट भी तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर कि एंड आता है तो बिटवीन आता है, एंड नहीं रहेगा तो वहां एमंग लग जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों आज आपका ये क्या हो गया, इस लिस्ट में अब वर्ड यहाँ पर नहीं है, ये लिस्ट आपका यहाँ पर देखिए बिटवीन एमंग कंप्लीट हो गया। तो अब हमें लगता है कि हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ जो प्लेस है उसके जो वर्ड यहाँ पर दिए गए सब हमारे कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग इन सब से रिलेटेड, आज तो आपको हम एग्जाम्पल ऐसे करके दिखाए है ना, आज हमने आपको एग्जाम्पल ऐसे लिख लिख करके दिखाया है ना, जहां पर जैसा चॉइस था वैसा प्रीपोजिशन लगाया, जैसा मीनिंग था वैसा प्रीपोजिशन लगाया। कल के क्लास में बच्चे इसी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से कल हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का प्रैक्टिस करवाया ना, फिल इन द ब्लैंक्स देकर के बच्चे, वैसे ही कल आपको हम करवाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रैक्टिस सेट, किसका, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन का, इन्हीं सारे वर्ड्स का। और कल देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस को बना पाते हैं। तो जैसा सेंस लगाइएगा बच्चे वैसा प्रीपोजिशन लगाइएगा, तो उसके लिए आपको चीजें याद तो करनी पड़ेगी ना। फिर तो आप लोग कल इसको अच्छे से याद करके आइएगा। तो कल का क्लास क्या चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, POP का, ठीक है। तो चलिए बच्चे मिलते हैं आपको हम सीधे कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आइएगा, तभी कल के क्लास में क्वेश्चन को बना पाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।